तो आज हम लोग थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर के बारे में बात करेंगे कि आखिर थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर कितनी है और उनके क्या क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले है हमारा पुलिसिंग थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉयर है, ये इसमें माना जाता है कि एम्प्लॉयर सेल्फ सेंट्रिक होता है, वो लालची होता है और वो प्रॉफिट ड्रिवन होता है। उसने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है, उसका मकसद से प्योरली पैसा कमाना है और वो उस पैसे को कमाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और वो अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को जितना हो सके उतना एक्सप्लॉइट करेगा ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। यानी कि ये पूरी तरह से ह्यूमन सेल्फिशनेस की पराकाष्ठा है, ये थ्योरी बताती है। यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन की होना और जो एक्सप्लॉयटेशन होता है एम्प्लॉयज़ का, अपने वर्कर्स का, वो मैक्सिमम होता है। लॉन्ग आवर्स होते हैं, कम तनख्वाह होती है, पुअर कंडीशन होती है। तो ऐसे हालात में इस थ्योरी में बताया गया है कि जो स्टेट है, यानी कि सरकार है, वो इंटरवीन करे, वो एंट्री ले, ताकि जो लेबर वेलफेयर है, एम्प्लॉयज़ की कंडीशन है, उसको सुधारा जा सके और ऐसे जो एम्प्लॉयर हैं, उन्हें पनिश भी किया जा सके। यानी कि यहाँ पर स्टेट के जो रूल को मैक्सिमली डिफाइन किया गया है ताकि वो वेलफेयर मेजर्स को डाल सके एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए। और इसके लिए वो कैसे करेगा? स्टेट उसके लिए वो लॉ लेकर आए, लीगल प्रोविजंस लेकर आए लेबर वेलफेयर के लिए। इसके साथ ही इन्फोर्स करे और साथ ही पनिश करे एम्प्लॉयज़ को। यानी कि यहाँ पर स्टेट एक पुलिसमैन की तरह बिहेव करे ताकि जहाँ पर वो इन्फोर्स करे इन लेबर वेलफेयर्स को और पनिश करे एम्प्लॉयज़ को, उन एस्टेब्लिशमेंट को जो इन्हें फॉलो नहीं कर रही है। कम से कम एक ऐसा मिनिमम स्टैंडर्ड या ऐसा क्राइटेरिया सेट करे जहाँ पर रीजनेबल वर्किंग आवर्स हों, फिजिकल फैसिलिटीज़ हों, जैसे पीने का पानी हो, सैनिटेशन हो, वर्क प्लेस का जो माहौल है वो ठीक ठाक हो, ताकि वो वहाँ पर जो वर्कर हैं कम से कम ठीक तरीके से काम तो कर पाएँ। यहाँ पर जो एट्रोसिटीज़ हैं उसको प्रिवेंट किया जाए, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एम्प्लॉयज़ का, उनके वर्कर्स को बाय द इंडस्ट्री, उसे रोका जा सके। इसके बाद ही दूसरी थ्योरी आती है, रिलीजियस थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। ये थ्योरी पूरी तरीके से रिलीजियस सेंटिमेंट के ऊपर आधारित है। इसमें बताया गया है कि हमारे अच्छे काम, अगर हम आज अच्छे काम करेंगे तो उसका फल हमें भविष्य में या अगले जन्म में ज़रूर मिलेगा। यानी एक तरीके से कर्म के सिद्धांत पर ये बेस है कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। इसका मतलब इसमें बताया कि इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट, अभी इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट क्या है? यानी कि आपके अच्छे काम को ही इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट कहा गया है कि अगर आप गुड डीड करोगे, उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि जो कमाई होगी, वो भी आपके लिए अच्छी होगी। यानी कि आप लेबर वेलफेयर के अच्छे काम कीजिए, आप इसे इन्वेस्टमेंट समझिए अपने अच्छे कामों को, और जो आपको रिटर्न मिलेगा, वो भी आपके साथ अच्छा ही होगा। इसमें बताया कि अटोनमेंट एस्पेक्ट है, यानी कि पश्चाताप है इसके अंदर। किस चीज़ का पश्चाताप है? यानी कि इसमें बताया गया कि मान लीजिए अगर आपने कभी शायद पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ गलत काम किए होंगे, तो अगर आप लेबर वेलफेयर का लिए काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर के लिए काम करते हैं, तो आप अपने जो बुरे कर्म हैं, अपने पाप हैं, उन्हें धो रहे हैं। यानी कि आप प्रायश्चित कर रहे हैं अपने बुरे कामों के लिए। डिवाइन विल एंड ड्यूटी, यानी कि मान लीजिए आपकी रिलीजियस ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है कि आप अच्छे काम करें, अपने लेबर के लिए अच्छे काम करें, वर्किंग क्लास के लिए काम करें, जो हैव नॉट हैं, उनकी कंडीशन को समझें, उन्हें एक्सप्लॉइट ना करें। तो एक तरीके से उन्होंने बताया कि ये डिवाइन ड्यूटी है, जो एम्प्लॉयर है या और जो मैनेजमेंट है कंपनीज़ का। मोरल एंड एथिकल इम्पेरेटिव, इसका मतलब है कि हर तरह के धर्मों में, हर तरह के रिलीजन में, उनके टेक्स्ट में, उनके ज्ञान में, उनके एथिक्स के अंदर ये इनबिल्ट है हर धर्म में कि आपको अपने से नीचे वाले लोगों की मदद करनी चाहिए। तो बाकायदा उन्होंने इसे बेस बनाया कि ये एथिकल है, मोरल है हर रिलीजन के अंदर, कि आपको अपने
लोगों के प्रति सिंपैथी, एम्पैथी रखनी चाहिए। और सोशल वेलफेयर एक ऐसा तरीका है जहाँ आप ये सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। साथ ही वो कहता है कि अगर एम्प्लॉयर्स, मालिक अगर ऐसा काम करेंगे तो उन्हें इमेंसिपेशन मिलेगा, यानी कि उन्हें मुक्ति मिल जाएगी अपने पापों से, और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी इस जन्म में या मरने के बाद। लेकिन सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो इस पूरी थ्योरी का है वो यही है कि इरेशनल है ये। ऐसा कौन सा एम्प्लॉयर है जो इस तरह की पॉलिसी को फॉलो करता है? ये यूनिवर्सल है ही नहीं। हम्म, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक इंडिविजुअल के ऊपर, यानी कि मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट कर दिया गया है एम्प्लॉयज़ को, यानी कि वर्कर को। अगर वो चाहेगा, मैनेजमेंट अगर अच्छा हुआ तो ये काम करेगा, अगर नहीं हुआ तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। यानी कि टोटली ये बेसलेस है, कोई रैशनल नहीं है, कोई तुक नहीं बनता कि मैनेजमेंट कभी इस तरह के लिए काम करता भी है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? एसेंशियली दिस थ्योरी व्यूज लेबर वेलफेयर नॉट जस्ट ए बिजनेस ऑब्लिगेशन या means to improve productivity, but as an act of driven by spiritual conviction and a desire for moral and spiritual reward. आसान भाषा में लेबर वेलफेयर को आप इस थ्योरी के अंदर एक ऑब्लिगेशन या अपने कर्तव्य की तरह ना देखें, बल्कि आप इसे अपने लिए जीवन में एक, जो एम्प्लॉयर है, एक स्पिरिचुअल वेलबींग की तरह देखें कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल कर सकता हूँ इस जन्म में और मरने के बाद। यानी कि आप अच्छा करोगे तो आपको मेवा मिलेगा। सिंपल सा टॉपिक ये है। इसके साथ ही एक तीसरी हमारी फिलॉसफी आती है, द फिलैंथ्रोपिक थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। यानी कि पूरी आइडिया है कि जो अमीर लोग हैं वो चैरिटी करेंगे। अगर वो चैरिटी करेंगे तो इससे जो लेबर वेलफेयर का काम है वो और आसान हो जाएगा। एक तरीके से कहा कि जो अमीर लोग हैं अगर वो फिलैंथ्रोपी करते हैं, चैरिटी देते हैं, तो ये उनका मोरल ऑब्लिगेशन है कि अपने वर्कर्स के प्रति, कि अब वो उनकी ज़िंदगी में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूव करें उनके परिवारों की तरफ। एक तरीके की चैरिटी दिखाता है कि ठीक है, बहुत सारे अमीर लोगों के पास बहुत पैसा है, अब उनके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है, तो वो चैरिटी करें। इस तरीके से एक गुडविल बनती है उस ऑर्गेनाइजेशन की। एक तरीके से पैटर्नलिज्म आता है, इसका मतलब है यहाँ एक गार्जियनशिप आता है, एक ओनरशिप आती है, एक फादर फिगर की तरह वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है अपने लोगों के प्रति, कि जो वर्कर हैं उनकी देखभाल करेगी, उनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाए उसके लिए काम करेगी, उनकी जो सफरिंग्स हैं उनको कम किया जाएगा। ये थ्योरी उस पर जोर देती है। यानी कि अमीर अगर चैरिटी करेंगे, लेकिन वो चैरिटी कितने लोगों तक पहुंचेगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है इसके अंदर। यानी कि ये थ्योरी कहती है कि जो नेकी कर दरिया में डाल, कि अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वर्कर्स पर, आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपको उससे कोई डायरेक्ट बेनिफिट होगा। यानी कि आप सिर्फ नेकी करते जाएं और उसका हिसाब ना लगाएं। इसका अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें इस थ्योरी का, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तब इस तरह की कोई स्ट्रिक्ट लॉज तो नहीं थे सोशल सिक्योरिटी के। तो वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने मिलकर जो वर्कर कंडीशन थे वर्कर्स की, उनको सुधारने के लिए ये पहल की थी। तो ये थ्योरी वहाँ से आई है। सबसे बड़ा क्रिटिज्म तो जैसे मैंने कहा कि यही है कि हर कोई तो फिलैंथ्रोपी नहीं करता है, इनकंसिस्टेंट है, अनसस्टेनेबल है। कितने एम्प्लॉयर हैं जो इसे फॉलो करते हैं? एक मैनेजमेंट प्योरली प्योरली वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम करती है, उसका एम्प्लॉय से कोई लेना देना होता ही नहीं है ज़्यादातर। अब ये थ्योरी हम देखते हैं, द पैटर्निस्टिक या ट्रस्टीशिप थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। ये थ्योरी जो है महात्मा गांधी से प्रेरित है, उनकी ट्रस्टीशिप की फिलोसफी से। इसमें बताया गया है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो गार्जियन की तरह काम करता है, यानी कि ट्रस्टी की तरह काम करता है। उसकी जिम्मेदारी वो लेता है कि जो उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया। यानी कि वो गार्जियन की तरह काम करे, ना कि वो अपने नीचे जो लोग रह रहे हैं उन्हें वर्कर की तरह देखें, बल्कि उनके लिए एक वेल विशर की तरह देखे, उनके लिए वेल विशर की तरह काम करे एक एम्प्लॉयर। यहाँ पर एक एम्प्लॉय को ट्रस्टी या गार्जियन दिखाया गया है। इसकी फिलॉसफी ये कहती है कि जो एम्प्लॉयर होता है उस पर ज़मीन भी है, इंडस्ट्री भी है, प्रॉपर्टी भी है और प्रॉफिट भी है।
लेकिन प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? ये प्रॉफिट आ रहा है वर्कर के ट्रस्ट से। जो वर्कर ने उसे एक ट्रस्ट दिया है अपने काम से, उस ट्रस्ट को कमाया है उस एम्प्लॉयर ने। तो उस ट्रस्ट को मेंटेन रखने के लिए वो एक गार्जियन बने, एक ट्रस्टीशिप की तरह काम करे, ताकि जब वर्कर्स को ज़रूरत हो तो उस ट्रस्ट को वो एज ए रिटर्न वापस कर सके अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर्स को, उनके ओल्ड एज में, उनकी सिकनेस में, उनकी इंजरी में। यहाँ पर ये भी बताया गया कि वर्कर्स को एज ए माइनर या डिपेंडेंट की तरह ट्रीट किया जाए। यानी कि देखा जाए कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक माइनर की तरह देखे या एक डिपेंडेंट की तरह देखे। जैसे कि माइनर जैसे और डिपेंडेंट मतलब कि यहाँ माना गया कि जो वर्कर हैं वो फुली अवेयर नहीं होते अपने राइट्स के प्रति। उन्हें अवेयरनेस नहीं होती कि उनके क्या अधिकार हैं। ना तो इतने पढ़े लिखे होते हैं, ना ही वो इतने कैपेबल होते हैं कि हर चीज़ को समझ पाएँ इस दुनिया के बारे में। ऐसे में इसकी सबकी जानकारी किसके पास होती है? इन सारी चीज़ों की जानकारी एम्प्लॉयर के पास होती है। तो एम्प्लॉयर ही एक तरीके से उनके लिए ट्रस्टीशिप की तरह काम करे, गार्जियन की तरह काम करे, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किया जा सके, उनके लिए वेलफेयर मेजर्स उठाए जा सके। मोरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशन, इसका मतलब ये है कि जो ट्रस्टीशिप है वो एक मोरल ऑब्लिगेशन देता है एम्प्लॉयर को कि वो मोरली एथिकली काम करे, चैरिटी करे, मोरल ड्यूटी निभाए अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, अपने वर्कर्स के प्रति। शेयरिंग ऑफ वेल्थ, यानी कि शेयरिंग इज केयरिंग। ट्रस्टीशिप में जो फिलॉसफी वो कहती है कि जो एम्प्लॉयर है जब वो खूब सारा पैसा कमा ले, यानी कि इतना वो पैसा कमा ले कि अपनी और अपने परिवार की अगर देखभाल कर पा रहा है, कर पाने के बाद जो सरप्लस बचता है तो वो दो जो द हैव नॉट्स हैं उनके साथ वो शेयर कर पाए। यानी कि अपने वर्कर्स के बाद और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वो शेयर करे अब उस प्रॉफिट को अपने हिस्से को निकालने के बाद। यानी कि शेयरिंग ऑफ वेल्थ हो, यानी कि शेयरिंग इज केयरिंग हो यहाँ पर। वॉलंटरी प्रोविजन है, यानी कि यहाँ पर ज़बरदस्ती ना थोपा नहीं गया है। एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से ये काम करता है सोशल वेलफेयर के लिए। वो खुद ही मोटिवेट होता है अपने एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी को, अपने जो लेबर है उनकी ज़िंदगी को कैसे सुधारा जाए उसके लिए काम करता है। इस इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे सोशल हार्मनी बनती है। एम्प्लॉयर अगर खुद से ही पहल करता है और वो खुद देखता है कि उसके एम्प्लॉई कितने डिस्ट्रेस में हैं, कितने परेशान हैं, तो और वो खुद से ही उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, तो इससे जो कॉन्फ्लिक्ट है हैव्स और हैव नॉट के बीच में कम हो जाता है। एक सोशल हार्मनी क्रिएट होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में और इवन सोसाइटी के बीच में भी। ये पूरी थ्योरी गांधीयन की जो ट्रस्टीशिप फिलॉसफी है उससे प्रेरित है ये, कि हाँ वो जो वेल्थ है वो शेयर की जाए वर्कर्स के साथ। अगली थ्योरी हमारी द प्लेकेटिंग थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं ज़्यादातर वो इंडिफरेंट होती हैं। यानी कि उन्हें कोई मतलब नहीं कि लेबर की उनकी हालत कैसी है, एक वर्कर की, एम्प्लॉय की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उन्हें अच्छी सुविधाएँ मिल भी रही हैं कि नहीं भी मिल रही हैं, वो एक तरह से इंडिफरेंट होती हैं। यानी कि अगर एम्प्लॉयर डिमांड करेंगे, तो उनकी डिमांड पूरी कर देंगे, नहीं करेंगे, तो कोई मतलब नहीं मैनेजमेंट को। ये बताती है कि जो प्लेकेटिंग थ्योरी है वो कहती है कि जैसे-जैसे एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइज़ होते हैं, वर्कर्स अपनी यूनियंस बनाते हैं, एंगेज करते हैं, कलेक्टिव कलेक्टिव एक्शन लेते हैं अपनी मैनेजमेंट के अगेंस्ट कि वो उनके लिए कोई काम ही नहीं कर रही है, उनकी कंसर्न्स को देख ही नहीं रही है, तो अपनी लेबर वो एजिटेट करने लगते हैं। ऐसे में जो मैनेजमेंट होती है, वो मैनेजमेंट जो है यूनियन को बुलाती है, वर्कर्स को बुलाती है, उसके साथ बातचीत करती है और एक बीच का रास्ता निकालती है। ठीक है, अभी तुम्हारे जैसे कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो हम तुम्हें अभी दे देते हैं, अगली बार और कुछ चाहिए होगा तो हम अगली बार दे देंगे। यानी कि उनका मकसद सिर्फ़ एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देना है। यानी कि वो सिर्फ़ उन्हें अपीज़ कर रही होती है कि थोड़ा ले लो, थोड़ा-थोड़ा करके देती रहती है। यानी कि तुम डिमांड करोगे तब हम देंगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसका पूरा का पूरा मकसद सिर्फ़ इंडस्ट्रियल इन अनरेस्ट को रोकना होता है। इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए यूनियन जो है बहुत एजिटेट कर जाए, लेबर भड़क जाए कि तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो, यहाँ की हालात अच्छे नहीं है इंडस्ट्री के अंदर,
तो हम लोग स्ट्राइक करेंगे, लॉकआउट करेंगे, धरने प्रदर्शन देंगे, आग जला देंगे। यानी कि जैसे कुछ साल पहले मारुति के अंदर, सुजुकी में, मानेसर प्लांट के अंदर वहाँ की वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, पैसे नहीं मिल रहे थे, टेम्परेरी लेबर लेबर थे वहाँ पर, उन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा था। तो वो जो अनरेस्ट था इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वहाँ पर वर्कर्स ने आग लगा दी थी पूरे मानेसर प्लांट के अंदर, और बहुत सारे लोगों की वहाँ मौत हुई थी। तो ये थ्योरी कहती है कि ऐसी सिचुएशन कभी आई नहीं, तो इसके लिए सिर्फ आप जो लेबर है, अगर वो डिमांड करेंगे तो आप उन्हें उनकी डिमांड को पूरा करो, लेकिन कब टुकड़ों में, बुरा मत करो। यानी कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा कर दो, यानी कि उन्हें सिर्फ पैसिफाई करो, अपीज करो। यानी कि अपीजमेंट और पैसिफिकेशन पॉलिसी पर काम करती है। यानी कि इसमें बताया गया है कि जैसे कि लाइक ए गिविंग ए स्वीट टू क्राइंग चिल्ड्रन। यानी कि एक बच्चा जैसे जिद करता है किसी भी चीज़ की, तो उसकी जिद को पूरा करने के लिए माँ बाप क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ उसे पकड़ा देते हैं, कोई मिठाई, कोई चॉकलेट या लॉलीपॉप देके उसे शांत कर देते हैं। बिल्कुल सेम यही थ्योरी बताती है कि जो मैनेजमेंट होता है वो भी बिल्कुल इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। उसका मकसद सिर्फ शॉर्टकट निकालना होता है, ताकि किसी तरह से भी ये लेबर शांत हो जाए और काम करे उनके लिए। सबसे बड़ा तो क्रिटिसिज्म ये है कि ये मैनेजमेंट की इन सिंसियरिटी को दिखाता है कि वो बिल्कुल ही सिंसियर ही नहीं है, यानी कि लैक ऑफ सिंसियरिटी है इसका। यानी कि वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो जेन्युइन कंसर्न्स को देख ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ सेल्फ सर्विंग है मैनेजमेंट, वो सिर्फ प्रॉफिट को देख रही है। कॉन्फ्लिक्ट को जो रिजॉल्व करने की जो पॉलिसी है वो बहुत शॉर्ट टर्म है उसकी, कि आज कर लेते हैं, बाद की कल देखी जाएगी वाली पॉलिसी इनकी। यानी कि वो रिस्पॉन्स तभी करेंगे जब डिमांड आएगी, यानी कि एक्शन को सिर्फ वो रिएक्शन देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है जो सिर्फ इमीडिएट ग्रीवेंसेस है उनको देखती है बस। भविष्य में क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होना चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं है इसका। उसके बाद है पब्लिक रिलेशन थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। अब ये थ्योरी क्या बता दिया कि जो लेबर वेलफेयर है, हमें कुछ ऐसे पॉजिटिव स्टेप लेने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, कि इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक इमेज बिल्डिंग हो, ना कि सिर्फ अंदर ही बल्कि बाहर भी। यानी कि यहाँ पर एक गुडविल क्रिएट की जा रही है, एक कंपनी अपनी गुडविल बना रही है, लेबर्स के प्रति एक अच्छा काम कर रही है, तो लेबर के बीच में एक अच्छी इंप्रेशन बन गया उसका। सोसाइटी के बाहर एक अच्छा काम कर रही है, तो वहाँ पर उसका एक अच्छा नाम बन गया। यहाँ पर सिर्फ एक गुडविल क्रिएट की जा रही है एक मैनेजमेंट के द्वारा। यहाँ पर अपनी रेपुटेशन इंक्रीज की जा रही है। इस रेपुटेशन को बढ़ाने का फ़ायदा क्या है, भविष्य में वो ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाएगी कि एक अच्छा इन्वायरमेंट, और मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर एक अच्छा इन्वायरमेंट है, उसकी रेपुटेशन बाहर भी अच्छी है, अंदर भी अच्छा फीडबैक मिल रहा है कि जो भी वहाँ आना चाहता है, तो आखिर में एक एम्प्लॉय को चाहिए क्या, एक अच्छी कंपनी टैलेंट को इसी तरह से अट्रैक्ट कर पाती है। एक से किसी को दूसरे को पता चला, दूसरे तीसरे को पता चलता है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमेशा एक ऐसी कंपनी को ढूंढना पसंद करते हैं जहाँ पर उन्हें एक सोशल सिक्योरिटी भी मिले, अच्छी सुविधाएं भी मिले, अच्छा एनवायरनमेंट भी मिले उनके लिए। तो ऐसे में वो उस कंपनी को पहले प्रेफरेंस देगा एक अच्छा टैलेंट, और कंपनी को बढ़िया से बढ़िया टैलेंट मिलेगा अपनी कंपनी में काम करने के लिए। इससे क्या होगा, इससे उनके अच्छे कामों से, जो वेलफेयर की पॉलिसी अपनाई है मैनेजमेंट ने, उससे कंपनी का के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल हाई होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लॉयल्टी बढ़ेगी एम्प्लॉयज़ की अपने कंपनी के प्रति। दूसरा, एक क्राइसिस मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में भी काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी तरह के कोई अ, हड़ताल हो जाती है किसी चीज़ को लेकर, तो ऐसे में मान लीजिए इंडस्ट्री के अंदर हड़ताल हो गई, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हड़ताल हो गई, लेकिन एक कंपनी के अंदर हड़ताल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने गुडविल बना रखी थी अपने अच्छे काम की वजह से। सोशल सिक्योरिटी नेट उसने अच्छा दे रखा था कि उसकी जो लेबर है वो इंडस्ट्री के साथ गई नहीं, कि जहाँ सारे इंडस्ट्री वाले ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हड़ताल पर चले गए, और यहाँ पर वो हड़ताल पर गए ही नहीं। अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि कंपनी का एक तो लॉकआउट नहीं हुआ, कोई स्ट्राइक नहीं हुई, उससे उसका कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो लगातार चलता रहा, जबकि दूसरी कंपनीज़ का प्रोडक्शन रुक गया। ऐसे में उसे एक एडवांटेज मिल गया क्योंकि उसके पास अब स्टॉक है, वो जल्दी से जल्दी सप्लाई कर सकता है मार्केट के अंदर, जो दूसरी कंपनियाँ खो चुकी हैं। इससे क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट में उसे मदद मिली इस कंपनी को। साथ ही स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है ये, यानी कि जो स्टेक होल्डर हैं
चाहे कंपनी के अंदर हों या कंपनी के बाहर, चाहे एम्प्लॉय हों या इन्वेस्टर हों जो बाहर बैठे हैं, उनके साथ ये लगातार कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करती रहती है मैनेजमेंट, यानी कि उनके फीडबैक को जानती रहती है और उसके मुताबिक काम करती रहती है। अगला है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि उन्हें हमेशा एक एज मिलता है क्योंकि उसका बेस्ट टैलेंट है, क्राइसिस मैनेजमेंट करने की टेक्निक है, लॉन्ग टर्म विजन है, तो ये कंपनी वाकई में लंबे वक्त में सर्वाइव कर ही जाएगी। जैसे हम आज के समय देखते हैं कि जो बहुत सारी कंपनियां हैं, खासतौर से जो पुरानी कंपनियां हैं, उन्हें इसी फॉर्मूले को अपनाया है। जैसे हम लोग टाटास महिंद्रा को देखते हैं, उन्होंने इसी पॉलिसी का इस्तेमाल किया पीआर रिलेशन के लिए, कि वो इतने सालों साल यानी कि लगभग 100 साल के आसपास इनकी जो पुरानी कंपनियां हैं ये कैसे टिकी हुई हैं, ये अपनी पब्लिक रिलेशन थ्योरी की वजह से ही टिकी हुई हैं। अगर हम इसका कंक्लूजन करें तो ये पब्लिक रिलेशन थ्योरी लेबर वेलफेयर को एक इंटीग्रल पार्ट देती है कंपनी के ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर, जहाँ पर उनका एम होता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट किया जाए कि हाँ, अब हम लोग इतनी पुरानी हो चुकी, इतनी बड़ी कंपनी बन चुके हैं कि अब हम लोग सोशल वेलफेयर कर सकते हैं सोसाइटी के प्रति। अगर हम लीगल प्रोविजंस देखें तो आज के समय हम जानते हैं कि एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक लीगल प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के अंदर, जहाँ पर कहा गया है कि हर कंपनी को अपना 2% जो प्रॉफिट है वो सोशल सर्विसेज के अंदर लगाना पड़ेगा, चाहे एनवायरनमेंट हो, लेबर वेलफेयर हो, वहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ये पीआर जो थ्योरी है वो अलाइन करती है इसी सीएसआर पॉलिसीज के साथ। अगली थ्योरी आती है हमारी फंक्शनल थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। ये थ्योरी बताती है कि अगर हम अपनी वर्कर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, उसकी इफिशिएंसी बढ़ाएंगे, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी और बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छा होगा। यानी ये टोटल बात कर दी है कि अपने वर्कर को खुश रखो, उसके उसकी इफिशिएंसी बढ़ाओ, उसे एजुकेट करो और उससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी में, उसकी ग्रोथ में कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि एक ट्रेंड एम्प्लॉय ही एक कंपनी को ठीक से चला सकता है और उसकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है। यानी यहाँ पर वेलफेयर फॉर एफिशिएंसी, यानी कि यहाँ पर एक ही मोटिव है कि अगर हम लोग वर्कर की वेलफेयर में काम करेंगे तो उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसकी हेल्थ बेहतर होगा, उसका मेंटल स्ट्रेस कम होगा, अल्टीमेटली वो कंपनी के लिए ही फ़ायदेमंद होगा। इससे आउटपुट बढ़ जाएगा क्योंकि अब उसका मेंटल, फिजिकल और सोशल नीड्स उसकी पूरी हो रही हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक एम्प्लॉय को चाहिए क्या? यही तो सब चाहिए। उसका होता है म्यूचुअल बेनिफिट, इससे दोनों को फ़ायदा है। एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कंपनी को मुनाफा मिल रहा है क्योंकि वो बेहतर काम कर पाए। जैसे कि बहुत सारी कंपनियों के अंदर जो है कि आफ्टरनून नैप का प्रावधान है कि आप झपकी ले सकते हैं। जैसे गूगल के अंदर ये प्रावधान है कि आप दोपहर में एक झपकी ले सकते हो। इससे क्या होगा कि हाँ, खाना खाने के बाद सबको नींद तो आती है। 15 मिनट की या आधे घंटे की आप नींद लो और फिर से आप काम पर जुट जाओ। तो इससे क्या होता है कि देखा गया है गूगल के अंदर कि उससे उनके जो वर्कर हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई एम्प्लॉइज़ की ऐसा करने से। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है कि अगर आप लेबर वेलफेयर में आज काम करोगे, उनकी इम्प्रूवमेंट में काम करोगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाओगे, तो ये ही लेबर क्योंकि ट्रेंड होगा, लर्न्ड होगा, एफिशिएंट होगा, ये कंपनी को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी में काम बढ़ेगा और परफॉर्मेंस की बेहतर हुई कंपनी की और कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, प्रॉफिट भी खूब कमाएगी और इन्वेस्टर को भी खूब फायदा होगा। डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि इफेक्टिव वेलफेयर मेजर्स आर ऑफन रिजल्ट ऑफ ओपन डायलॉग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। इफेक्टिव वेलफेयर मेजर्स तभी काम करेंगे जब उनके बीच में ओपन डायलॉग होगा, मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, मैनेजमेंट के अंदर और वर्कर्स के अंदर। इससे दोनों के अंदर रियल नीड्स पता चलेंगी और एक फोस्टर ऑफ कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो मुझे यकीन है कि आपको थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर पसंद आई होगी। आगे वीडियोज़ के लिए लाइक्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।